हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री सैंपल क्वेश्चन पेपर सेक्शन बी का सॉल्यूशन। हम लोगों के दो क्वेश्चंस रह गए हैं तो हम लोग वो फिनिश करने वाले हैं सेक्शन बी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ गए थे। 10 और 11 दो क्वेश्चंस है जो हमारे रह गए हैं। चलिए 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। हमें सेल रिप्रेजेंट करना है जिसमें ये वाला रिएक्शन जो है वो हो रहा है। द वैल्यू ऑफ ई नोट ऑफ द सेल इज 1.260 वोल्ट। ई नोट वैल्यू यानी स्टैंडर्ड ईएमएफ आपको दिया हुआ है। ई सेल आप लोगों ने फाइंड करनी है। दिस इज द रिएक्शन। चलिए पहले रिएक्शन लिख लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 10, 2Al प्लस 3CD2 पॉजिटिव 0.1, 3CD2 पॉजिटिव 0.1 एम और ये सॉलिड है। थ्री सी डी एंड Al3 पॉजिटिव। जीरो पॉइंट जीरो वन मोलैरिटी। चलिए तो ये हमारी इक्वेशन लिखी गई है। अब हम लोग उसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। हमें पता है सेल में क्या होता है। पहले होता है एनोड पार्ट जिसमें इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट होगा, फिर सॉल्ट ब्रिज और फिर होता है कैथोड पार्ट। चलिए एनोड में क्या है, जो एल्यूमिनियम है वो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। Al जो है में कन्वर्ट हो गया है। एल्यूमिनियम स्टेट भी लिखेंगे सॉलिड, Al3 पॉजिटिव एक्वस। ओके, कैथोड में क्या है, Cd कैडमियम के आइंस कन्वर्ट हो गए हैं कैडमियम में। इधर हमें बैलेंस करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हमें कोई बैलेंस करना जरूरी होता है। हम लोग सिंपली यहीं से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग एक्वेसी लिख देते हैं। ठीक है, चलिए जीरो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की 0.01 है और कैडमियम की 0.1 है। आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद ई नोड सेल, सॉरी ई सेल का फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। ई नोड सेल माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोल लॉग प्रोडक्ट, जो यहाँ पे CD पावर 3 और Al3 पॉजिटिव की पावर 2 अपॉन रिएक्टेंट दैट इज एल्यूमिनियम एंड कैडमियम की पावर 3। जो कोफिशिएंट होते हैं वो पावर बन जाती है और बाकी सारी चीज हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिखना होता है। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो एल्यूमिनियम पे कोई चार्ज नहीं है लेकिन कैडमियम पे 6 चार्ज आ रहा है, और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है और यहाँ पे 6 चार्ज आ रहा है। 2 इंटू 3 6, तो यानी कि हमारे पास टोटल 6 चार्जेस जो है वो यहाँ पर बने हैं। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। तो ई नोड की वैल्यू अपन यूज करेंगे 1.260 जो दी हुई है हमें, 1.260 माइनस 0.059 N6 है। सॉलिड की जो कंसेंट्रेशन होती है 1 होती है।
एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की 0.01 है और उसका पावर 2, एल्यूमिनियम की कंसेंट्रेशन 1 का स्क्वायर, और कैडमियम 2 पॉजिटिव की 0.1 और उसका क्यूब। 1.260 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 6 कर लेते हैं, तो ये आपके पास बन गया 0.00983 लॉग 0.01 का स्क्वायर को ਆਪਾਂ क्या लिख सकते हैं 1/100 दो बार, और 0.1 का क्यूब आप क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 1 2 3 1 2 3, तो ये आपके पास बन गया है, इधर ही मैं कर रहा हूँ सोल्व। ई सेल इज इक्वल टू 1.260 माइनस 0.00983 लॉग 1/10। लोग 1/10 की वैल्यू जिनको पता है गुड, जिनको नहीं पता वो नोट कर ले। लोग 1/10 की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इनको ऐड कर दो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ई सेल 1.260। तो आई एम गेटिंग 1.2698 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर आ गया है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। 1.269 1.269, ठीक है जी, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। तो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। अच्छा एक चीज और, अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना पता चले कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लेने हैं 6 इस तरीके से, तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ कि आप कैसे इसको कर सकते हो। आप ना रिएक्शन के दो पार्ट्स कर लो, तरीका वो इजी भी है और आप लोगों को कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। इस तरीके से चार्ज से तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ी वैल्यू ज्यादा ट्विस्टिंग आ गई तो। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को आप लाइक दिस इस तरीके से, और कैडमियम को आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन लूज होने और कैडमियम के 2 गेन होने हैं। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, इधर 3 है और इधर 2 है। मैथ्स में क्या करते थे आप, मल्टीप्लाई कर देते थे। 3 का 2 से करोगे 6 हो जाएगा, 2 को 3 से करोगे 6 हो जाएगा, इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करते थे। तो ये आ गया 6 और इधर भी 6 आ गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अगर आपको इस तरीके से नहीं पता चल रहा है या आपको डाउट रहता है तो आप ये वाला चीज कर लो, इससे आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी और आपका इजिली डन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया। एक बार हम लोग इनका तरीका चेक कर लेते हैं। सेल की रिप्रेजेंटेशन, ओके नहीं नहीं, सेल की रिप्रेजेंटेशन गलत है। ये कैडमियम इधर नहीं आएगा, कैडमियम और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये गलत किया हुआ है और इन्होंने वो अकेला वो लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी सब ठीक है, इंटरचेंज कर दे। ठीक है जी, इन्होंने यहाँ पे इसको किया हुआ ये गलत है, ऐसे लिखा जाएगा। और एक्विस नहीं, इन्होंने कंसेंट्रेशन ही लिखी हुई है, तो आप भी कंसेंट्रेशन ही लिख दें। चलिए इरेज क्लियर कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दो मतलब आपको चॉइस भी मिली हुई है, तो लेट अस डू फर्स्ट पार्ट। Why are fluorides of transition metals more stable in their higher oxidation state as compared to lower oxidation state? ट्रांजिशन मेटल के फ्लोराइड्स मतलब जो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाते हैं, उनका जो स्टेबिलिटी है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर हमारी बुक में ना क्लियर कट दिया हुआ है। 2 पॉइंट्स बनेंगे इस आंसर के। फर्स्ट लिखेंगे
हायर लैटिस एनर्जी, और एग्जाम्पल भी दे देंगे जैसे हमारी बुक में दी हुई है, एज इन केस ऑफ कोबाल्ट ट्राई फ्लोराइड, लाइक दिस। दूसरा रीजन दिया हुआ है हायर बॉन्ड एंथैल्पी फॉर हायर कोवालेंट कंपाउंड्स, एग्जाम्पल के लिए वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड एंड क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड। तो ये दो पॉइंट बनेंगे। लैटिस एनर्जी कब आती है? जब आयनिक बॉन्ड की बात होती है, और बॉन्ड एंथैल्पी जब हमने कोवालेंट कंपाउंड की बात करनी है। तो इन दोनों की वजह से जो फ्लोराइड होता है वो स्टेबल होता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। चलिए, ये हमारा ए पार्ट का आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 11 के, जो आपको पहला क्वेश्चन है उसका आंसर एक बार इनसे मैच कर लेते हैं। एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाई एक्सोसिएटेड टू द हायर लैटिस एनर्जी, बिल्कुल सही है। हायर लैटिस एनर्जी और हायर बॉन्ड एंथैल्पी, तो दोनों आपका मतलब दोनों पॉइंट हमने भी यही लिखे हैं, तो बिल्कुल हमारा आंसर सही है, हायर लैटिस एनर्जी और हायर बॉन्ड एंथैल्पी। चलिए बी पार्ट करते हैं अब हम लोग। बी पार्ट में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड फील अट्रैक्शन व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे कौन सा जो यहाँ पे आयन है वो अट्रैक्शन फील करेगा। देखिए, अब यहाँ पे हमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए, तो हम लोग इधर ही कर लेते हैं। कोबाल्ट CO2 पॉजिटिव, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, तो आर्गन और 4s2 3d7 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, तो यानी कि 3d7 आ गया। 3d7 का मतलब क्या है? जितनी ज्यादा अनपेयरिंग होगी उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा। 5 6 7, तो यहाँ पे कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए? 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बात करते हैं Ag पॉजिटिव की। Ag पॉजिटिव, बस सबसे पहले तो Ag की बात करेंगे। सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 7, और कॉन्फ़िगरेशन होती है क्रिप्टॉन दैट इज 36 5s1 एंड 4d10। हालांकि 5s2 4d9 होता है, लेकिन स्टेबिलिटी अचीव करवाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है। तो सिल्वर ने एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करना है तो फिर इनका बन जाएगा क्रिप्टॉन 4d10, एक इलेक्ट्रॉन s वाले में से चला जाएगा। तो d के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि ये तो कंप्लीट फिल हो गया, तो मतलब इसके पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट है टाइटेनियम 4 पॉजिटिव। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22, तो आर्गन 4s2 3d2। लेकिन 4 पॉजिटिव का मतलब क्या है? ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, तो अकेला क्या बचा? सिर्फ आर्गन। तो यानी कि यहाँ पे भी कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट इज जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, आर्गन 4s2 3d10। और अगर जिंक ने भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इसका मतलब 3d10 आ गया, तो इसमें भी डी वाला कंप्लीटली फिल हो जाएगा, तो 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आएगा। तो फिर अकेला यहाँ पे सिर्फ कोबाल्ट है 2 पॉजिटिव, जो कि अट्रैक्शन फील करेगा जब मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स।
चलिए आंसर एक बार मैच कर लेते हैं हम लोग। तरीके से आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो इन्होंने भी लिखा हुआ है पैरामैग्नेटिक इन नेचर तो अट्रैक्टिव है, ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब करते हैं हम लोग सी पार्ट। सी पार्ट है, इट हैज बीन observed that first ionization energy of 5D series of transition elements are higher than that of 3D and 4D series. Why? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना है किसी एटम से। फर्स्ट आयनाइजेशन मतलब पहला इलेक्ट्रॉन। तो कहते हैं 5D सीरीज में वैल्यू हाई है एज कंपेयर टू 3D एंड 4D सीरीज। वाई? मैं आपको इसके लिए यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पहले दिखाता हूँ। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। दिस इज 3D सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। दिस इज 4D सीरीज, यूटेरियम, जिरकोनियम, निकोबियम। और जो ये आपको दिख रहा है 57 to 71, 72, मतलब ये वाला है 5D सीरीज। अब 5D सीरीज एलिमेंट से पहले आपके पास ही नीचे लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट आते हैं। ये जो लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट है इनमें f ऑर्बिटल की फीलिंग होती है। आपको जैसे पता है कि f ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से शील्ड नहीं कर पाते। इस वजह से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है और उसी वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। तो हम लोग अपना आंसर कैसे लिखेंगे, अब उसकी डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि 3D और 4D में एफ ऑर्बिटल्स के वाले कोई एलिमेंट नहीं है, ऑर्बिटल्स नहीं है, लेकिन 5D सीरीज में और इवन 6D सीरीज में भी एफ ऑर्बिटल वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं या एफ ऑर्बिटल्स फिलअप होना शुरू हो जाते हैं जिनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे? 5D transition series has 5f orbitals which has poor shielding effect and due to which nucleus attracts the valence electron strongly, making first ionization enthalpy larger than 3D and 4D सीरीज। इधर 4f आएगा क्योंकि 4f और 5f वाले होते हैं ना दो, तो 4f ऑर्बिटल्स आएंगे। चलिए अपना आंसर मिला लेते हैं। अगर कुछ और ऐड करना हुआ या कुछ लिखने का तरीका चेंज हुआ तो हम लोग वो लिख देंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट के पास 4f ऑर्बिटल्स हैं, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा ड्यू टू वीक शील्डिंग इफेक्ट, देन ठीक है वही आंसर है। वीक शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से अट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग होगा और आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा चली जाएगी।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट आपको 3 पार्ट्स करने थे वो तो खत्म हो गए। अब जो चॉइस में आंसर मिले, क्वेश्चन मिला है, अब उसको करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फिगर बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक फिगर दी हुई है, ग्राफ दिया हुआ है आप लोगों को, एनसीईआरटी में से है, बिल्कुल सेम ग्राफ। 3 क्वेश्चन है, लेट अस डू। व्हाई मैग्नीज हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन क्रोमियम। क्रोमियम के कंपेयर में मेल्टिंग पॉइंट लो है मैग्नीज का, वजह क्या है उसकी? मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोगों को पता है तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं हम लोग। क्या होती है, लिखते हैं पहले। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, 18, देन 20, देन 25। तो ये होता है हमारे पास मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारे पास क्या पॉइंट है, हम लोग पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? मैग्नीज हैव एग्जैक्टली या हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स में मैग्नीज के पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दिस configuration is stable, means electrons are held tightly by न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स टाइटली होल्ड होते हैं, क्योंकि हमें पता है हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। तो स्टेबिलिटी का मतलब यही है कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं होता। डी लोकलाइजेशन, देखिए अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है तो अपनी जगह से हटना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन अगर स्टेबिलिटी है तो डी लोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है या कम हो रहा है। और इसका मतलब क्या हो गया है, मेटालिक बॉन्ड जो है वो मेटालिक बॉन्ड इज weaker than chromium, hence मेल्टिंग पॉइंट लो, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन्स मतलब टाइटली होल्ड किए हुए हैं न्यूक्लियस ने, इस वजह से डीलोकलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, और मेटालिक बॉन्ड वीक है एज कंपेयर टू क्रोमियम, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, लोअर हो गया। तो ये हमारे 11th क्वेश्चन का जो चॉइस में मिला हुआ है उसका ए पार्ट डन हो गया। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं, इनका आंसर भी मिला लेते हैं। क्या है, इट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ओके ये लिख सकते हो आप। स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक मेटल बॉन्डिंग, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, नो डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, सेम चीज ही है। अनपेयरिंग वाली बात आप ऐड कर दो। Why do transition metals of 3D series have lower melting point as compared to 4D series? 3D सीरीज ट्रांजिशन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं एज कंपेयर टू 4D सीरीज। देखिए 3D सीरीज स्कैंडियम वाली हो गई और 4D सीरीज ये हो गई, तो उन्होंने बोला है कि 3D वालों का मेल्टिंग पॉइंट कम है एज कंपेयर टू 4D। और अपने को ग्राफ से भी दिख रहा है, ये देखिए टाइटेनियम वाली लाइन ये रही है 3D सीरीज, और ये ऊपर जो आपको दिख रही है दिस इज 4D सीरीज। तो 3D का मेल्टिंग पॉइंट लो है, वही हमसे पूछा हुआ है। हमें पता है ट्रांजिशन मेटल मेटल एलिमेंट्स में जो बॉन्डिंग होता है वो मेटल मेटल बॉन्ड होता है, तो वही इसकी वजह है। मेटल मेटल, सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3D
transition series is lower than 4D ट्रांजिशन सीरीज। चलिए चेक कर लेते हैं अपना आंसर। There is much more frequent metal-metal bonding in compounds of the heavy transition metal, that is 4D and 5D series। 4D और 5D सीरीज में जो कंपाउंड्स के बीच मेटल-मेटल बॉन्डिंग है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है 3D सीरीज का। बिल्कुल सेम है, मेटल-मेटल बॉन्डिंग का एक्सटेंट वहाँ पर हाई है, तो वही सेम चीज़ आपके पास आएगी। सी ऑप्शन देखिए, सी है, इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आइडेंटिफाई एंड द नेम द मेटल विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज यानी कि 5D की बात हो रही है, जिसपे भी कर्सर मूव कर रहा है। आइडेंटिफाई करें और नेम बताए मेटल का जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। पीक पे देखिए W आ रहा है, इधर ही कर लेते हैं, एंड W स्टैंड्स फॉर टंगस्टन, तो टंगस्टन इज द राइट आंसर। सबसे पीक पे जो है W है, W मतलब टंगस्टन है। 5D में पूछा हुआ है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, चेक कर लेते हैं। टंगस्टन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपका डन हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।